Jai Hind everyone, my name is Sunil and I welcome you all to the YouTube channel Edify English Hub. I hope you all are doing well and let's start our today's discussion जहाँ पे जानेंगे हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, चाहे वो फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में हो या फिर आपके वन वर्ड के फॉर्म में हो, सिनोनिम एंटोनिम के फॉर्म में हो या फिर सेंटेंस को कंप्लीट करने के फॉर्म में हो। डिफरेंट तरीके से वोकैबुलरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जहाँ पे आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी चीज़ को अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं, अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आपका पर्पस तो यही होना चाहिए दैट कि हाउ यू कैन स्कोर मैक्सिमम इन योर एग्जामिनेशन। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप तो अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश तो थोड़ा चैलेंज हमारे लिए ये हो जाता है कि हमारा अगर बैकग्राउंड इंग्लिश ना हो, ठीक है, अगर हमने यूपी बोर्ड से पढ़ा हो, हालांकि अगर मैं बात करूं तो यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों की जो ग्रामर होती है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होती है बिकॉज 11th-12th में उनका सिलेबस का पार्ट होता है, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। तो जो अप्रोच फॉलो करना चाहिए आपको एंड दैट इज़ रीडिंग ऑन अ डेली बेसिस। आपको डेली बेसिस पे समथिंग यू नीड टू रीड जहाँ पे आपकी वो को नए नए वर्ड्स मिले एंड साथ ही साथ एक तरीके से ऐसे एडिटर के द्वारा लिखा गया हो, ऐसे राइटर के द्वारा लिखा गया हो जो कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो या फिर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो। अब उसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स कि इस तरीके से उस स्ट्रक्चर यूज़ करते हो या इस तरीके से वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, अगर आप इफ़ यू आर अ न्यूज़पेपर रीडर ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो कुछ वर्ड जो होते हैं, जैसे कुछ वर्ड अबेट वर्ड है जो कि न्यूज़ में जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं तो अक्सर ही ये यूज़ करके दे रहा है। आज के आर्टिकल में ही जो दोनों आर्टिकल है द हिंदू के, वहाँ पे भी अबेट वर्ड का इस्तेमाल दोनों ही आर्टिकल्स में किया गया है और ये वर्ड मेरे लिए भी नया है और आपके लिए भी आई होप कि नया ही होगा। अभी और भी अच्छे से जानेंगे इसका क्या मतलब होता है, बट इस तरीके से जो एडिटर होते हैं, जो ऑथर होते हैं, वो थोड़ा सा राइटिंग स्टाइल को फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हैविंग सेड दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टुडेज आर्टिकल एंड तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, है ना। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जानेंगे, उनकी मीनिंग समझेंगे, उनको यूज़ कैसे करते हैं ये भी जानेंगे एंड साथ ही साथ एग्जाम में जो पोटेंशियल आपके MCQs के फॉर्म में सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। पहला वर्ड है हमारे पास रेस्पाइट। रेस्पाइट का सिंपल सा मतलब होता है आराम, है ना, आराम, थोड़ी देर की आराम। अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट यानी थोड़ी देर की आराम फ्रॉम समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कोई बुरी चीज़ हो रही है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ आपके साथ हो रही है और उसी के बीचों बीच अगर आपको एक छोटी देर का थोड़ा सा रिलीफ मिले, थोड़ा सा आराम मिले, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पाइट। ये वर्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बारिश हुई तो वो लेकर के आई एक छोटी से आराम को, जो कि गर्मी से, तो बहुत गर्मी पड़ रही थी, बट जब बारिश थोड़ी सी हुई, गर्मी इज़ एन अनप्लीजेंट कंडीशन, और जब बारिश हुई तो थोड़ा सा जो अनप्लीजेंट कंडीशन था उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी घट गई, बेसिकली वहाँ पे थोड़ा सा आराम मिल गया, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पाइट। रिलीफ भी आप इसको कह सकते हैं। रिप्राइव वर्ड भी याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग में भी कई बार ये पूछा जाता है, ठीक है। तो स्पेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ सीज फायर, आज के आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड। हालांकि हम जानते हैं, अगर आप इस क्लास के साथ रेगुलर बने हुए हो, इसका मतलब होता है टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए, या फिर परमानेंट, या फिर हमेशा के लिए भी। परमानेंट का मतलब लॉन्ग टर्म चलने वाली भी एक ऐसा अग्रीमेंट जो कि फाइटिंग, दो ग्रुप लड़ रहे हो आपस में, दो कंट्रीज लड़ रही हो, तो वहाँ पे जो फाइटिंग को स्टॉप करने के लिए एक फॉर्मल डिस्कशन के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया जाता है, परमानेंट हो या फिर वो टेम्पररी बेसिस पे, दैट इज कॉल्ड सीज फायर, युद्ध विराम, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में। तो सीज फायर ने अलाउ किया, यानी जब सीज फायर हुआ तो इससे क्या हुआ, ह्यूमैनिटेरियन एड को अलाउ किया इसने, यानी लोगों की सहायता करने के लिए जो चीज़ें करी जा रही थी उसको अलाउ किया, ताकि ये कहाँ तक पहुँच सके, सिविलियंस के पास पहुँच सके, वहाँ के लोगों के पास पहुँच सके। ट्रूस, ये वर्ड भी हमें आर्टिकल में देखने को मिलेगा। आर्मिस्टिस, ये वर्ड भी याद रखिएगा, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड इज एग्रावेट करना। एग्रावेट करने का मतलब होता है किसी भी बुरी सिचुएशन को और भी ज़्यादा उससे ख़राब बना देना, दैट इज़ कॉल्ड एग्रावेट करना। एग्रावेट करना, इंटेंसिफाई करना। टू मेक अ सिचुएशन या फिर प्रॉब्लम वर्स का मतलब बद से बदतर बना देना, पहले वो ऑलरेडी बहुत ख़राब थी उसको और भी ज़्यादा आपने इंटेंसिफाई कर दिया। तो हिज केयरलेस, उसका जो बेढंगे तरीके से जो रिमार्क्स थे, केयरलेस रिमार्क का मतलब कुछ बिना सोचे बूझे जो उसने रिमार्क, जो टिप्पणियाँ करी थी, उसने सिचुएशन को और भी ज़्यादा बदतर बना दिया, दैट इज़ कॉल्ड एग्रावेट करना। इंटेंसिफाई करना, एग्जैजरेट करना, एग्जैजरेट याद रखिएगा, ये एग्जैजरवेट नॉट एग्जैजरेट। एग्जैजरवेट का मतलब क्या होता है, सेम, है ना। एंड हाइटन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, किसी चीज़ में इंटेंसिटी बढ़ा देना। नेक्स्ट वर्ड इज सैबोटाज। सैबोटाज का मतलब होता है डैमेज या डिस्ट्रॉय करना, बट डिस्ट्रक्शन दैट इज़ डन डेलिबरेटली, यानी जानबूझ करके, इंटेंशन के साथ में किया जाए और ताकि उसको सामने वाले को कमज़ोर किया जा सके, दैट इज़ कॉल्ड सैबोटाज करना। ये नाउन भी होता है और
वर्ब भी होता है। आर्टिकल में वर्ब की तरीके से यूज़ करने को देखने को मिलेगा। इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट थी, यानी किसी पर्टिकुलर जगह पे या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जो आपसी लोगों के बीच में जो मतभेद थे, ये सैबोटाज कर सकती है, यानी डैमेज कर सकती है। किस तरीके से? टीम की परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। अंडरमाइन करना, सबवर्ट करना, वेरी एडवांस वर्ड, और डिसरप्ट करना भी आप इसको नॉर्मल बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इंसेंडियरी। इंसेंडियरी का मतलब होता है रिलेटेड टू फायर, और रिलेटेड टू फायर दैट मीन्स लाइकली टू प्रोवोक कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि प्रवोक करे, भड़का दे कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई को या फिर वायलेंस को, हिंसा को, दैट समथिंग इज कॉल्ड इंसेंडियरी। जो लीडर था उन्होंने कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए, टिप्पणियाँ करी स्पीच के दौरान, जिसने क्या किया, मतलब उन्होंने इंसेंडियरी रिमार्क्स दिए, प्रोवोकेटिव, हिंसा को बढ़ाने वाले रिमार्क दिए। प्रोवोकेटिव यहाँ पे आए हुए हैं, और इन्फ्लेमेटरी भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, भड़काने वाला। पल्वराइज का मतलब होता है किसी चीज़ को टुकड़ों में पूरी तरीके से क्रश कर देना, तोड़ देना, है ना। टू कम्प्लीटली क्रश इनटू टिनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देना, दैट इज कॉल्ड पल्वराइज करना। द बिल्डिंग वॉज पल्वराइज्ड, यानी जो बिल्डिंग थी उसको पूरी तरीके से टुकड़ों में तोड़ दिया गया एक्सप्लोजन में। जब एक्सप्लोजन हुआ तो बिल्डिंग के अलग अलग टुकड़े हो गए और उधर उधर तितर बितर हो गए। स्मैश करना, ग्रिंड करना, ग्राइंड करना, और शैटर करना, हिला देना पूरी तरीके से, ज़मीन जड़ से हिला देना, दैट इज कॉल्ड शैटर करना। लास्ट वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, है ना, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही लंबे टाइम तक चले, ड्यूरेबल, ये वर्ड आप लोग जानते होंगे, ठीक है। समथिंग जो कि सक्षम हो, लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए, और बिना ब्रेक हुए, है ना, बियर आउट हुए, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबल, है ना। वी नीड ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें ज़रूरत है एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ड्यूरेबल हो, जो लंबे टाइम तक चले, लॉन्ग टर्म तक चले, ताकि फ्लड जैसी कंडीशन को अगर आपको हैंडल करना है तो वहाँ पे आपको इंफ्रा ऐसा बनाना पड़ेगा कि उसको सह सके बेसिकली, ठीक है। स्टर्डी, रेजिलिएंट या लास्टिंग भी आप इसको कह सकते हैं, तो ये वर्ड भी याद रखिएगा। तो ये आपको सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। नाउ वी आर मूविंग टू द आर्टिकल पार्ट, ओके। आर्टिकल को हम समझते हैं एंड देखते हैं कि क्या है हमारे पास आर्टिकल। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ पे बेस्ड आर्टिकल है, जिसको हम काफ़ी दिनों से पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा पहले आपको टाइटल समझा दूँ, देन विल लुक एट द ब्रीफ समरी। और रिस्पाइट, एक छोटा सा आराम यानी रिलीफ। और ये रिलीफ कैसे है? द यूएस शुड, तो जो यूएस है, ये जो देश है, याद रखिए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमेशा द आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। शुड नॉट अलाउ, तो इसको अलाउ नहीं करना चाहिए, अनेबल नहीं करना चाहिए, किसको? इजराइल को इजाज़त नहीं देनी चाहिए। किस चीज़ के लिए? ताकि वो सैबोटाज करे, यानी जानबूझ करके अटैक करे या डिस्ट्रॉय कर दे। किसके ऊपर? इस सीज़ फायर को जानबूझ करके डिस्ट्रॉय कर दे, ख़त्म कर दे, जो कि ईरान के साथ में होने वाला है। तो यूएस को ऐसा काम करना चाहिए ताकि जो इजराइल अनकंट्रोलेबल तरीके से अटैक कर रहा है जानबूझ करके, जिससे सीज़ फायर के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये कमज़ोर हो जाएगा, जो कि ईरान के साथ में होने वाला है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। बेसिकली यूएस को ये हिदायत दी जा रही है इस आर्टिकल में। तो हम न्यूज़ पढ़ ही रहे हैं कई बार से कि इजराइल एंड यूएस एक तरफ एंड ईरान एक तरफ, दोनों के बीच में देयर वाज अ टाइम जब लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई का मुद्दा क्या था वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यू शुड रीड अबाउट इट कि वाई बोथ कंट्रीज़ आर फाइटिंग टू ईच अदर। एंड अब ये शुरुआत में तो लगा था कि तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा, यूएस के प्रेसिडेंट बार बार इस बात को दोहरा रहे थे, बट ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया, उसका रिस्पॉन्स बहुत ही डिस्ट्रक्टिव भी था। आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ थी मिडिल ईस्ट के अंदर, उनको भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचाया, है ना। तो ये वॉर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। कुछ ऐसे रिमार्क्स भी ट्रंप साहब ने दिए जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रहे हैं बजाय कि घटाने के। बट फिर से एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे वो फिर से अपना एक रुख अपना रहे हैं, एंड दैट पोजीशन इज़ कॉल्ड, स्टांस इज कॉल्ड कि सीज़ फायर डिक्लेयर कर देना। अगर आपको जीत नहीं मिल रही है उस वॉर में तो सीज़ फायर का नाम ले लिया कि हाँ हम सीज़ फायर अनाउंस कर देंगे, युद्ध विराम करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टैक्टिक्स हैं जो कि अपनाए जाते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा, अभी के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प स्पेशली, उनके द्वारा अपनाए जाते हैं। तो लेट्स सी दैट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, एंड विद दैट हम थोड़ा सा, आर्टिकल बहुत आसान है पढ़ने में, वर्ड बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से जानेंगे। और क्योंकि हमारा पर्पज़ है कि इस क्लास को अगर आप देख रहे हो लगातार, अगर आप 1 महीने तक इस क्लास को फॉलो करिए तो देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे आपको इस क्लास को लेने की कोई नीड नहीं होगी, ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे, कि आपको वो लर्निंग, आपकी जो रीडिंग स्किल है वो बिल्ड हो जाएगी, उतना बिल्ड हो जाएगी कि आप खुद से भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डिमांडिंग ईरान अनकंडीशनल सरेंडर, डिमांड करने के बाद, डिमांड यानी मांग करने के बाद, और मांग किस चीज़ की करी थी? ईरान की तरफ से, जो कि अनकंडीशनल सरेंडर की बात करी थी। तो इस चीज़ का डिमांड करने के बाद कि ईरान जो सरेंडर करेगा वो बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी टर्म्स के करेगा, यानी ईरान की कोई भी कंडीशन हम नहीं मानेंगे, ऐसा डिमांड था ट्रम्प साहब का। एंड थ्रेटन करने के बाद, यानी
थ्रेटनिंग है ना, यहाँ पे आफ्टर का ही है, आफ्टर के बाद ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्रेटन यानी धमकी देने के बाद, डराने के बाद, टू इरेज कि वो मिटा देंगे किस चीज़ को, इनके सिविलाइजेशन को ही, ईरान के सिविलाइजेशन को, यानी पूरे के पूरे ह्यूमन सोसाइटी को ही, जो कि बहुत ही लंबे टाइम से चलती आ रही है, तो उसको हटाने की धमकी दे जाने के बाद कौन किसकी बात कर रहा है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम ये है डोनाल्ड ट्रंप, ऑन अप्रैल 8 है ना, मैं बार बार बताता हूँ कि डेट के साथ आप हमेशा ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है 8 अप्रैल को ये मान गए, अग्री टू कर गए, अग्री टू याद रखिएगा, अग्री के साथ फिक्स प्रपोजिशन टू भी आता है, ऑन या अपॉन भी आता है, एंड अग्री विद भी आता है। अगर आप किसी पर्सन से अग्री कर रहे हैं तो अग्री विद, किसी प्रिंसिपल या किसी प्रपोजल से कर रहे हैं, है ना, किसी एग्रीमेंट से कर रहे हैं तो अग्री टू, एंड अग्री अपॉन म्यूचुअल डिस्कशन से अगर आप किसी चीज़ के ऊपर पहुंच रहे हैं दैट्स कॉल्ड अग्री अपॉन, तो याद रखिएगा। तो ये मान गए किस चीज़ के लिए, 2 हफ्तों के सीज फायर के लिए, 14 दिनों के सीज फायर यानी युद्ध विराम के लिए, एंड होल्ड डायरेक्ट टॉक्स, और किस चीज़ के लिए मान गए, डायरेक्ट बातचीत करने के लिए मान गए, किसके साथ में, तेहरान के साथ में, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ईरान का कैपिटल है तेहरान, तो ईरान देश को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल का भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके कैपिटल का भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये ऑन द बेसिस ऑफ, इस बिना पे हुआ या इस आधार पे हुआ, जो कि था इसके यानी ईरान के 10 पॉइंट के पीस फॉर्मूले के, यानी अगर पीस होगा, पीस की बात कर रहे हो तो हमारे 10 पॉइंट हैं जिनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ये ईरान के थे ये, ठीक है। तो लग रहा है कि हाँ ईरान की थोड़ी सी जीत हुई है यहाँ पे। ईरान हैज सेड, ईरान ने कहा है, दैट के इट विल ऑनर, कि ये सम्मान करेगा, कौन, ईरान सम्मान करेगा इस ट्रूस की, यानी इस युद्ध विराम की, शांति की, एंड अलाउ, और ये अलाउ करेगा किस चीज़ को, सुरक्षित पैसेज को, है ना, आवागमन को। और ये पैसेज किस चीज़ का होगा, पैसेज किसका होगा, वेसल्स का होगा, शिप्स का होगा, जहाज़ों का होगा, थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी जो कि होने वाला था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के जो भी वेसल्स गुजरती हैं उनके सेफ पैसेज के लिए ये मान गया कि ये अलाउ करेगा उनको, और ये ऑनर करेगा इस ट्रूस का, है ना। दिस वॉर नीड नॉट हैव बीन लॉन्च इन द फर्स्ट प्लेस, तो कह रहे हैं इस लाइन का मतलब कि इस वॉर की को तो आवश्यकता ही नहीं थी कि ये शुरुआत हो, है ना, कि लॉन्च हुई है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, दिस वॉर नीड नॉट हैव बीन लॉन्च्ड इन द फर्स्ट प्लेस, यानी ये वॉर ही, इसकी अकरेंसी क्या थी, अननेसेसरी थी, है ना। द यूएस एंड ईरान, तो ये जो दोनों देश हैं, यूएस हो गया एंड साथ ही साथ जो ईरान हो गया, हैड हेल्ड मल्टीपल राउंड्स, अब इनसे भी पहले, इस वॉर के पहले की भी बात करें, इसलिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, ओके। तो ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों देश हैं इन्होंने कई राउंड्स की बातचीत करी थी, कई दफ़ा ये लोगों ने टेबल पे आकर के बातचीत करी थी, एंड और ओमानी यानी ओमान के, एंड साथ ही साथ ब्रिटिश के यानी ब्रिटेन के भी जो ऑफिशियल्स यानी सरकारी लोग थे, सेड उन्होंने कहा दैट कि अ डील वॉज विद इन रीच, कि जो एक डील थी, अग्रीमेंट जो था वो एकदम नियर टू हैपन था, यानी होने ही वाला था। बट मिस्टर ट्रंप, लेकिन जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, एडेड बाई, जिनको सहायता मिला, एंड अबेटेड बाई, यहाँ पे देखिए वर्ड है, एडेड का मतलब होता है टू गिव हेल्प, अबेटेड का मतलब टू इनकरेज समवन, है ना, और टू डू समथिंग रॉन्ग। एक तो होता है कि आप किसी को है ना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप पुश कर रहे हो, इनकरेज कर रहे हो, एक होता है गलत काम करने के लिए आप किसी को इनकरेज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अबेट, क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए प्रोवोक करना, इनकरेज करना, सपोर्ट दिखाना, दैट इज कॉल्ड अबेट करना। तो बट मिस्टर ट्रंप, जिनको सहायता मिली और जिनको पुश किया गया, इनकरेज किया गया किसके द्वारा, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा, ऑर्डर, तो मिस्टर ट्रंप ने क्या किया, ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर का मतलब वही आदेश दे दिया किसी चीज़ का, बॉम्बिंग का यानी बॉम्बार्डमेंट का, और ये बॉम्बिंग किसकी करी गई, ईरान की करी गई, और ये कब हुआ, ऑन फरवरी 28, इन्हें 28 फरवरी को इजाज़त दे दी, ऑर्डर दे दिया उसका, किलिंग यानी मारते हुए इसके यानी ईरान के सुप्रीम लीडर को, इनका क्या नाम था, अयतुल्ला अली खमैनी, तो इनकी जान ले ली, एंड सेवरल अदर, और कई और भी लीडर्स की इसमें इस किलिंग में जान चली गई। मिस्टर ट्रंप ग्रेवली, जो मिस्टर ट्रंप हैं उन्होंने काफ़ी सीरियस तरीके से, ग्रेवली का मतलब क्या था, सीरियस तरीके से मिस कैलकुलेट किया, यानी गलत जजमेंट लिया ईरान के रिस्पॉन्स को, यानी इनको लगा कि ईरान जो रिस्पॉन्स करेगा, जवाब देगा, वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होगा, बट दाव उल्टा पड़ गया। इट यानी ईरान ने रीजनलाइज्ड कर दिया, ये वर्ड काफ़ी अच्छा है, रीजनलाइज करने का मतलब होता है किसी कॉन्फ्लिक्ट को या किसी नेगेटिव चीज़ को पूरे के पूरे रीजन में फैला देना, उसका जो एरिया है और भी ज़्यादा बढ़ा देना। तो ईरान ने रीजनलाइज कर दिया, एरिया को बढ़ा दिया इस कॉन्फ्लिक्ट के, है ना, इसका दायरा बढ़ा दिया, बाय अटैक करते हुए, हमला करते हुए यूएस के बेसिस के ऊपर, मिलिट्री बेसिस के ऊपर, अक्रॉस द गल्फ, यानी पूरे गल्फ में जो फैले हुए थे, एंड साथ ही साथ ड्रैग्ड द ग्लोबल इकोनॉमी, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको भी ड्रैग इनटू इट, इसके अंदर खींच करके
ला दिया बाई टेकिंग कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट, यानी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल लेते हुए। तो ये काम ईरान ने किया। ट्रू, सही बात है। द यूएस एंड इसराइल, जो यूएस और इसराइल दोनों देश हैं, उन्होंने पल्वराइज कर दिया। यानी पल्वराइज करने का मतलब क्या होता है, किसी को टुकड़ों में डिवाइड कर देना, तोड़ देना। ईरान को बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया ओवर द पास्ट 40 डेज, यानी पिछले अगर हम 40 दिनों की बात करें तो 40 दिन ये वॉर को हो चुके हैं। येट फिर भी द यूएस डिड नॉट हैव एन ईजी ऑप्शन, यूएस के पास नहीं था, क्या नहीं था, एक आसान ऑप्शन नहीं था, तरीका या रास्ता नहीं था कि वो फिर से खोलने के लिए बोल सके किसको, स्ट्रेट को, है ना, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, ताकि फिर से ये खुल सके। तो इसीलिए इनको सीज फायर के ऊपर आना पड़ा। रिमार्केबली, यानी ध्यान देने वाली बात है, मिस्टर ट्रम्प का जो सेंट्रल डिमांड था, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिमांड था, कोर डिमांड था, टू एंड द वॉर, इस वॉर को ख़त्म करने का, वॉज फॉर ईरान। वो ईरान के लिए था कि ये क्या करे, फिर से खोल दे इस स्टेट को। तो ये जो पूरी पूरी लड़ाई हो रही थी, उसमें डिमांड यही था कि स्टेट को पूरा खोल दे, लेकिन ईरान ने वैसा कुछ नहीं किया। एंड दैट वाज ओपन, जो कि खुला हुआ था बिफोर ही लॉन्च्ड द वॉर, जो कि खुला हुआ था इस वॉर की शुरू होने से पहले ही, है ना। तो ये देखिए, आगे देखें, ऑन डे 1 ऑफ द वॉर, यानी इस लड़ाई के पहले दिन ही मिस्टर ट्रम्प ने निर्धारित कर दिया, सेट कर दिया कई सारे सेवरल स्वीपिंग, बहुत ही बड़े, है ना। स्वीपिंग का मतलब होता है बहुत ही ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को, यानी लॉन्ग टर्म गोल्स को, एम्स को, है ना, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है डिस्ट्रॉय करना, पूरी तरीके से तबाह कर देना किसको, ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को, यानी ईरान की जो मिसाइल से हमला करने की जो कैपेबिलिटी है उसको डैमेज करने का, डिस्ट्रॉय करने का टारगेट बनाया। इट्स नेवी, ईरान की नेवी को ख़त्म करने का टारगेट बनाया। न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा है ताकि न्यूक्लियर वेपन बना सके, रिपोर्ट ऐसा कह रही है, उसको भी डिस्ट्रॉय करने का काम किया। एंड साथ ही साथ परस्यू करते हुए रिजीम चेंज को, यानी पीछा करते हुए किस चीज़ का, रिजीम चेंज का, ईरान के अंदर जो अभी के टाइम पे सत्ता है उसको पूरी तरीके से हटा करके अपना कोई नुमाइंदा बैठा दे वहाँ पे, अपना कोई इंटरेस्ट के हिसाब से अपने किसी लीडर को बैठा दे। तो दैट इज कॉल्ड रिजीम चेंज, ठीक है। नन हैज़ बिन मेट, यानी इसमें से कोई भी लक्ष्य ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। द वॉर हैज़ पुश्ड अप ऑयल, जो ये लड़ाई है, जो युद्ध है, इसने पुशअप कर दिया, उठा दिया किस चीज़ को, ऑयल, गैस एंड फूड के प्राइसेस को, ठीक है। अग्रवेटिंग, यानी बदतर बनाते हुए किस चीज़ को, इकोनॉमिक परेशानियों को, वो उसका मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्टीज, परेशानियाँ, इकोनॉमिक परेशानियों को वर्ल्ड वाइड, यानी पूरी दुनिया के अंदर। तो पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति खराब होना शुरू हो गई। इन ईरान लेटेस्ट, ईरान के हाल ही के अगर हम 10 पॉइंट प्रपोजल की बात करें, है ना, जो कि इस वॉर को ख़त्म करने के लिए इन्होंने दिया है, तेहरान हैज़ रीअफॉर्म, तो जो ईरान है या तेहरान है, इसने रीअफॉर्म किया है, यानी फिर से बताया है इसके कंट्रोल को ओवर द स्ट्रेट, यानी इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जिनका कंट्रोल है। डिमांडेड अ रिमूवल, डिमांड किया है किस चीज़ का, एक रिमूवल का, यानी हटाने को लेकर के, जो कि है हर एक सैंक्शन का, जितने भी सैंक्शन ईरान के ऊपर लगे हैं, इसकी वजह से अपने ऑयल को सप्लाई नहीं कर पाता, एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, बेच नहीं पाता है, तो वो भी हटाने की बात करी है। एंड गारंटेड, और गारंटीज़ की भी डिमांड करी है, जो कि फ्यूचर अग्रेशन को लेकर के। तो हमने कई बार आर्टिकल पढ़ा है, सेम बात को रिपीट कर रहा है, तो उसमें ये भी शामिल है। ओके, फार फ्रॉम वीकनिंग ईरान, यानी ईरान को कमज़ोर करने से दूर। द यूएस इजराइल वॉर, यानी यूएस और इसराइल की जो वॉर है, युद्ध है, हैज़ लेफ्ट इट्स स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्गर, उसने क्या किया है, इट, यानी ईरान को स्ट्रेटेजिक तरीके से, काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया है। इन एन इंक्रीजिंगली फ्रजाइल, एक और भी ज़्यादा कमज़ोर, फ्रजाइल का मतलब क्या होता है, कमज़ोर, जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रीजन के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे ईरान को और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान कर दिया इस वॉर ने। इफ़ मिस्टर ट्रम्प हैज़ रियलाइज्ड, अगर मिस्टर ट्रम्प को इस चीज़ का एहसास हो गया है, इवन बिलेटली, भले ही वो देरी से आया हुआ हो, ठीक है, बिलेटली का मतलब देरी से आया हुआ हो, द स्केल ऑफ हिज मिसजजमेंट, तो जो लेवल था, लेवल किस चीज़ का, इनके मिसजजमेंट का, इनके मिसकैलकुलेशन का, जो गलत तरीके से इन्होंने कैलकुलेट किया था। इट इज़ गुड न्यूज़, तो ये अच्छी न्यूज़ है फॉर वेस्ट एशिया, नहीं वेस्ट एशिया के लिए। ओके, पाकिस्तान डिजर्व्स क्रेडिट, पाकिस्तान को श्रेय मिलना चाहिए, है ना, कह रहे हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान क्रेडिट डिजर्व करता है, ठीक है, फॉर इट्स कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, इसके कंस्ट्रक्टिव, यानी सॉल्यूशन लाने वाले, कंक्लूजन लाने वाले, सॉल्व करने वाले प्रॉब्लम को, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की, यानी प्रयासों की, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। दैट हेल्प, जिन्होंने मदद करी किस चीज़ में, ब्रिंग करने में दोनों ही साइड्स को क्लोजर, यानी दोनों ही साइड्स को, यूएस और ईरान को एक साथ पास में लेकर के आने में, ताकि वो बातचीत कर सके। इसमें पाकिस्तान प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो ये भी अच्छी बात है। बट द सीज फायर, यहाँ पे बेसिकली ऑथर जो है वो पाकिस्तान की थोड़ी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। जनरली ऐसा नहीं होता है, बट कभी कभार हो सकता है ऐसा। बट द सीज फायर, लेकिन ये जो युद्ध विराम है, इज़ ओनली अ बिगिनिंग, ये तो केवल एक शुरुआत है। वाइड गैप्स रिमेन, जो और भी ब्रॉड, बड़े बड़े जो गैप्स हैं, कमियाँ हैं, वो अभी भी बनी हुई हैं बिटवीन द यूएस, यानी
किसके किसके बीच में, तो यूएस के 15 पॉइंट प्रपोजल में। तो यूएस ने भी अपना 15 पॉइंट का प्रपोजल प्रस्ताव रखा था कि हम ऐसा ऐसा चाहते हैं। एंड और गैप किसके किसके बीच में, ईरान के जो 10 पॉइंट वाला फॉर्मूला है इन दोनों के बीच में। ईरान एंड पाकिस्तान से, ईरान और पाकिस्तान कहते हैं द ट्रू सप्लाईज ऑन ऑल फ्रंट। ये जो शांति वाली जो अग्रीमेंट है ना, ये जो शांति आई है टेम्पररी, वो अप्लाई होती है हर एक फ्रंट पे, हर एक साइड से, है ना, हर एक साइड पे। मतलब कहने का मतलब ये कि कई सारा इसमें एस्पेक्ट को कवर करने की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है लेबनान भी। तो लेबनान के अंदर भी जो इजराइल अटैक करता रहता है, किस नाम पे, हिजबुल्लाह के प्रेजेंस के नाम पे, तो उसमें ये भी शामिल है कि वहाँ पे भी शांति होनी चाहिए। मिस्टर नेतन्याहू, ये जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वाइल वेलकमिंग द सीज फायर, वेलकम करते हुए, स्वागत करते हुए इस सीज फायर का, युद्ध विराम का, हैज़ रूल्ड आउट, उन्होंने रूल आउट कर दिया है, हटा दिया है किसी भी हॉल्ट को, मतलब रूल आउट का मतलब खारिज कर दिया है ना, किसी भी रोक को जो कि है इजराइल के अटैक का इन लेबनान। तो इसको मानने से इनकार कर दिया कि हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, शांति और स्टेबिलिटी यानी स्थिरता के लिए इन द रीजन, अगर रीजन में चाहते हैं आप, इजराइल एंड इट्स मिलिटरिज्म, तो इजराइल और इसका जो अप्रोच है जहाँ पे वो मिलिट्री का इस्तेमाल करता है, मिलिटरिज्म का मतलब अपनी बातों को, अपनी इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल करना, दैट आइडियोलॉजी ऑफ यूजिंग मिलिट्री, दैट इज कॉल्ड मिलिटरिज्म। मस्ट बी रेन इन, तो इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। रेन इन का मतलब क्या होता है, किसी को कंट्रोल करना, है ना, बेसिकली उसकी लगाम खींचना, ठीक है, कंट्रोल किया जाना चाहिए, रेन इन याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रेज है बेसिकली, क्या ये, फ्रेजल वर्ब, है ना, इट इज़ अ फ्रेजल वर्ब, ठीक है, ओके। फाइनली अंततः मिस्टर ट्रम्प मस्ट रियलाइज, मिस्टर ट्रम्प को रियलाइज करना चाहिए दैट हिज इंसेंडियरी रेटोरिक की, इनकी जो भड़कीले रेटोरिक है, बड़ी बड़ी जो बातें हैं, है ना, हिज वल्गरिज्म, इनका जो वल्गरिज्म है, ये जो शब्द इस्तेमाल जो कर रहे हैं, है ना, कि मतलब गाली गलौज वाला जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड जेनोसाइडल थ्रेट, और पूरे के पूरे रेस को ख़त्म करने को लेकर के जो धमकियाँ दे रहे हैं, ये आर नॉट जस्ट अ डिसग्रेस, ये ना केवल एक कलंक है, कलंक टू द ऑफिस, इनके ऑफिस पे यानी उनकी प्रेसिडेंसी पे, ही होल्ड्स, जिसको वो होल्ड करते हैं, बट ऑल्सो, बल्कि ये काउंटर प्रोडक्टिव भी है, यानी इसका उल्टा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है इन द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इनके इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, यानी कंट्रीज़ के साथ में रिलेशन को मेंटेन करने में, है ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को चलाने के अंदर, ठीक है। याद रखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद बेसिकली वी फॉलो द सेम पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, ओके। ही शुड वॉच हिज वर्ड्स, उनको अपने शब्दों को ध्यान देना चाहिए, केयरफुल तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, एंड फोकस ऑन सिक्योरिंग अ ड्यूरेबल, और फोकस किस चीज़ के ऊपर करना चाहिए, फोकस के बाद फिक्स प्रिपरेशन ऑन का इस्तेमाल किया जाता है, सिक्योर करने के ऊपर एक ड्यूरेबल, एक लॉन्ग टर्म तक चलने वाले पीस के ऊपर काम करना चाहिए। इफ़ ही वॉन्ट्स, अगर वह चाहते हैं, ट्रम्प चाहते हैं, टू स्केप द मेस, कि वो इस मेस से बच सकें, ही हैज़ पुट हिमसेल्फ इन, जिसके अंदर इन्होंने अपने आप को डाल रखा है, तो अगर उससे बचना चाहते हैं तो इनको पीस को लेकर के काम करना चाहिए, ताकि थोड़ा बहुत धब्बा या दाग इनके ऑफिस के ऊपर पड़ेगा, उससे थोड़ा सा ये बच सकें, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, है ना, आप भी अपना पर्सपेक्टिव शेयर करिएगा, सोचिएगा इसके बारे में। इफ़ यू डोंट शेयर दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, बट थिंक अबाउट इट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है जो कि जस्टिफाई करता है मिस कैलकुलेशन डन बाय यूएस, यानी यूएस की वजह से यूएस ने जो मिस जजमेंट करा है उसको कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई करता है, सही ठहराता है। यूएस ने मान लिया कि जो मिलिट्री के हमले हैं वो परमानेंटली ईरान की स्ट्रेटेजिक कंट्रोल को, जो कि रीजन में है, वो उसको क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, तो बात सही है ना, ये मिस कैलकुलेशन किया यूएस ने। ईरान ने कंटिन्यू रखा कि अपना इन्फ्लुएंस वो बनाए रखे इस स्ट्रेट के ऊपर, पैसेज के ऊपर, यूएस के हमलों के बावजूद भी, ठीक है, तो ये बात भी सही है। द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक में स्थिरता आ गई इस लड़ाई की वजह से, और ये हुआ तेल के और गैस के प्राइसेस के बढ़ने की वजह से, तो ये तीसरा भी सही है, तो हमारा आंसर डी, ओके, 1, 2 एंड 3। व्हाट कैन बी इन्फर्ड, क्या निकाला जा सकता है इस आर्टिकल से जो कि ईरान को फेवर कर रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ठीक है। तो ईरान अभी भी होल्ड करके रखता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, बात सही है ना। ईरान ने सक्सेसफुली इस कॉन्फ्लिक्ट को कई सारे फ्रंट पे, जिसमें लेबनान भी शामिल है, यहाँ तक बढ़ा दिया है, बात सही है। आर्टिकल प्रेजेंट ईरान एज हैविंग सम स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज डिस्पाइट मिलिट्री प्रेशर, ईरान, द आर्टिकल प्रेजेंट करता है ईरान को कि ये कुछ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पे है, मतलब मिलिट्री प्रेशर के बावजूद भी, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ओके। तीनों ही बात करी थी। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, कौन से सॉल्यूशन की बात करी गई है इस आर्टिकल के अंदर सीज फायर के लिए कि वो लॉन्ग टर्म तक बने रहे। तो यूएस को इंक्रीज़ कर देना चाहिए अपने रेटोरिक को एंड डिप्लोमेसी को इग्नोर करना चाहिए, नो। इजराइल को
अपने एक्शन से दूर रहना चाहिए जो कि सीज़ फायर के टर्म्स को वायलेट कर सकते हैं। बात सही है। मिलिट्री एस्केलेशन को कंटिन्यू रहना चाहिए, है ना, ये जो एस्केलेशन है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए जब तक टोटल सरेंडर अचीव नहीं किया जाता। तो हमारा ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, है ना, इसको आप बना लीजिए। देखिए मिलिट्री एस्केलेशन शुड कंटिन्यू अंटिल टोटल सरेंडर इज अचीव, ऐसा कुछ ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 2, है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एंड ओके, सो इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा, ज्वाइन कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे हम आपको काफ़ी अच्छे तरीके से वर्ड्स एंड फ्रेजेस कराते रहते हैं। एंड दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ज़रूर ज्वाइन करिए बिकॉज यहीं पे हम आपको आर्टिकल का एंड साथ ही साथ इस क्लास का PDF अवेलेबल करा देते हैं जिसका इस्तेमाल आप अपने रिवीजन के पर्पज़ से कर सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी, लीव अ वेरी ब्यूटीफुल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।